नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। जम्मू के नगरोटा में जैश के 4 आतंकियों के एनकाउंटर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहला बयान दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जैश का नाम लेते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से आए जैश के आतंकी बड़ी तबाही करना चाहते थे। जैश के आतंकी भारी मात्रा में गोला बारूद लेकर आए थे। सेना ने चारों आतंकियों को ढेर कर एक बार फिर बहादुरी का परिचय दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकी जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को निशाना बनाना चाहते थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज नगरोटा हमले पर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री, उसके अलावा आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव समेत टॉप इंटेलिजेंस के अधिकारी इस बैठक में शामिल थे। सुरक्षा बलों ने बहादुरी का परिचय दिया। जैश के 4 आतंकी जो थे बड़ी तबाही मचाने के लिए आए थे, लेकिन उनकी साजिश को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। यह प्रधानमंत्री ने पहली बार बयान दिया, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है। और हमारे कंसल्टिंग एडिटर अजय कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, ये जो ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने, इसका क्या अर्थ निकाला जाए, क्या समझा जाए? पंकज, सबसे पहले तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आज दरअसल प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं ट्वीट जो प्रधानमंत्री ने किया है। 2 ट्वीट उन्होंने कहा है। सबसे पहले उन्होंने लिखा, आवर सिक्योरिटी फोर्सेस हैव वंस अगेन डिस्प्लेड utmost bravery and professionalism. Thanks to their alertness, they have defeated a nefarious plot to target grassroots level democratic exercise in Jammu and Kashmir. और उसका अगला ट्वीट जो वो कहते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। Neutralizing of 4 terrorists belonging to Pakistan-based terror organization Jaish-e-Mohammed and the presence of large-scale cache of weapons and explosives with them indicates that their effort to wreak havoc and destruction once again being thought. ये जो 2 बड़ी बातें हैं जो आज प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, इस पर हमें बहुत ध्यान से विचार करना चाहिए। सबसे पहले जो उनका दूसरा ट्वीट है, जैश-ए-मोहम्मद को सीधे तौर पर नामांकित करना, पाकिस्तान का इस पर पूरा लिंक सामने एक तरह से दिखाना, और उसके साथ साथ कितने बड़े जखीरे हथियार को यहाँ पर बरामद किया गया है, एक्सप्लोसिव्स बरामद किया गया है, और उसके साथ साथ कैसे जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने हैं 28 नवंबर से, जो कि अगले 15-20 दिनों तक चलेंगे, उन चुनाव में कैसे आतंकवादी गतिविधियों के जरिए इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धता बताने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। प्रधानमंत्री जी का यह कहना, हाई लेवल इस सिक्योरिटी स्तर पर बैठक करना, स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। यह बयान चेतावनी है जी, इसे किसी और नजरिए से नहीं बल्कि चेतावनी के तौर पर देखना चाहिए। ठीक वैसे ही चेतावनी जैसे प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के दिन लोंगोवाल से जारी की थी और स्पष्ट तौर से कहा था कि पाकिस्तान को इस बात की सनद होनी चाहिए। बिना पाकिस्तान का नाम लिए प्रधानमंत्री ने कहीं कोई मौका नहीं चुका जब उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया या फिर भारत की अखंडता पर किसी तरह का प्रहार करता है तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। तो ये ट्वीट अपने आप में, दरअसल इससे हम ये समझ सकते हैं कि सरकार इसे कितनी संजीदगी से ले रही है। प्रधानमंत्री खुद जब इसकी समीक्षा करते हैं तो आप इसका मतलब समझ जाइए, ये कोई मामूली आतंकवादियों के पकड़े जाने की बात नहीं है और उन्हें मारे जाने की बात नहीं है। ये जो पूरा प्लान था, ये बताता है कि सरकार को इसकी जानकारी थी। बिल्कुल, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे हमारे पास, उसके आधार पर हमने एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत कार्रवाई की। कार्रवाई का जो नतीजा है आपके सामने है। लेकिन पंकज, इससे आज सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपने दोमुहेपन के साथ सामने है। पाकिस्तान का जो दोमुहापन है वो एक बार फिर से सामने आया है। मैं आता हूं अजय, आपके पास बने रहे आप हमारे साथ। हमारे तमाम और वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ हैं। हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर, उसके अलावा हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ मौजूद है। आपको बता दें, सतीश दुआ साहब सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पूर्व जीओसी यानी 15th कोर में थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अभी हमने डीजीपी जो जम्मू कश्मीर के दिलबाग सिंह, उनको भी सुना, यानी 26/11 को जबरदस्त तरीके से कुछ बड़ा करने के लिए आतंकी आए थे, इस तरह की भी बात सामने आई है। जाहिर सी बात है, मैंने आज सुबह भी एक ट्वीट में लिखा था कि जब कभी इन द पास्ट ऑल्सो, पहले भी ऐसे हुआ है कि जब कभी आगे यानी कि नॉर्थ में, कश्मीर में हमारा ग्रिड इतना रोबस्ट हो जाता है, काउंटर टेररिज्म ग्रिड और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, तब इनकी कोशिश रही है कि पीर पंजाल के साउथ जम्मू रीजन को एक्टिवेट करने की। और
जाहिर सी बात है इस वक्त जो इतने बड़े पैमाने पे सामान पकड़ा गया है, जो टेररिस्ट अभी जम्मू रीजन को एक्टिवेट करते हुए जो इस तरफ से अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, तो और जैसे कि आपने अभी सुना और आपने कहा कि दूसरे विशेषज्ञों ने भी कहा है कि 26/11 की एनिवर्सरी पे वो एक बड़ा टेरर स्ट्राइक करने का जो उनका प्लान था, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 26/11 की जो एनिवर्सरी है उसके 2 दिन बाद ही ये डीडीसी के इलेक्शन होने वाले हैं JNK में, और ये इलेक्शन के चलते भी वो भी एक प्रोसेस को डिसरप्ट करने के लिए उनको एक डबल इसमें दो उनके काम पूरे हो जाते हैं इसमें। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। बिल्कुल। अच्छी बात सिर्फ ये है कि हमारी तरफ से हमारी तैयारी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की और सबका तालमेल जो है पिछले साल 1.5 साल से, जो पूरे साल में हमने देखा है कि हालांकि उनकी तरफ से गतिविधियां बढ़ी हैं जी, अब हमारा कंट्रोल उसके ऊपर पूरा है। आपने देखा कि दिवाली से कुछ अरसा पहले वो खिसियाए हुए हैं, अब वो कोशिश करा उन्होंने, फिर पहली दफा मेरे ख्याल से काफी सालों के बाद पहली दफा सिविलियन कैजुअलिटी हुई है कश्मीर में, वरना वो कश्मीर के इलाके में हमेशा इस बात को ख्याल रखते हैं कि सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि वो उधर अपना मास बेस खोना नहीं चाहते। लेकिन अब वो कैजुअलिटीज कहाँ हुई हैं? उड़ी के इलाके में जहां पे की जो पब्लिक है वो उनकी तरफदारी नहीं करती है ज़्यादा। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं हमारी इंटेलिजेंस अलर्ट पर थी एकदम, और इसीलिए ये जो बड़ा कुछ करने के इरादे से आए थे उनके इरादे को एक तरह से पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। देवेंद्र पराशर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले आज उन्होंने एक बड़ी बैठक की, जिस बैठक में गृह मंत्री, उसके अलावा NSA और फॉरेन सेक्रेटरी भी मौजूद थे। उस बैठक से क्या कुछ निकल कर आया? क्या कोई किसी तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है? अब किस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो गए हैं? कहां-कहां अब सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पर कर दी गई है? देखिए, आज की बैठक बुलाने का मकसद ये था PM का कि जब इतने बड़े मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी जैसे ही पकड़े गए, तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को ये ज़रूरत महसूस हुई कि जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, चाहे NSA अजीत डोवाल हो, IB या रॉ के अधिकारी हों, या फिर गृह मंत्री हों, गृह सचिव हों, उन सबके साथ एक बैठक बुला के सारा अपडेट लिया जाए। जाहिर तौर पर आतंकवादी क्योंकि एक बड़े प्लॉट की साजिश में लगे हुए थे, तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी को यह लगा कि ये मामला ज़्यादा खतरनाक था। जम्मू कश्मीर में आए दिन जो आतंकी वारदात होते हैं उससे ज़्यादा और बड़ा खतरनाक मामला था। और जो हमारे गवर्नमेंट सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि बैठक में बाकायदा PM को ये बताया गया कि 26/11 की बरसी पे एक बहुत बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये 4 आतंकी, जिन्हें न्यूट्रलाइज किया गया। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई, जो कि जाहिर तौर पे क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील और अभी भी सुरक्षा बल वहाँ पे मुस्तैद है, तो उस लिहाज से सरकार वो सारी इंफॉर्मेशन साझा नहीं कर रही है अभी। लेकिन सरकार के सूत्रों का ये कहना था कि सबसे बड़ी भूमिका इसमें इंटेलिजेंस विंग की है। और अभी आप देखें तो सुरक्षा बल पिछले कुछ दिनों की अगर आप बात कर लें तो ज़्यादा पॉइंटेड तरीके से न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। अगर उन्हें कहीं लंच पर भी अटैक करना है तो बहुत पॉइंटेड तरीके से कर रहे हैं। और इसके पीछे रणनीति ये है कि इंटेलिजेंस विंग को इतना पुख्ता किया गया है कि उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर वो सारी इन्फॉर्मेशन सुरक्षा बलों को मुहैया कराया जाता है, फिर वो ये काम करते हैं। नगरोटा में भी आपने देखा, और ये PM मोदी की ये कार्यशैली रही। आप गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी आतंकवाद का मसला हो या करप्शन का मसला हो, इन दोनों मसलों को इंटेलिजेंस के आधार पर वो बहुत ज़्यादा वो निपटते हैं। आप बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बटला हाउस जो इनकाउंटर हुआ था, गुजरात सरकार ने वो इन्फॉर्मेशन मुहैया कराई थी और तकरीबन 1 सप्ताह पहले मुहैया करा दी थी वो इन्फॉर्मेशन तत्कालीन केंद्र की सरकार को, और 1 सप्ताह बाद वहाँ पे बटला हाउस में वो कार्रवाई हुई थी। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है कि इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन पहले लीजिए, उसके आधार पर और फिर सुरक्षा बलों को मुहैया करें ताकि आसानी से अपना काम कर सके, जो कि दिखा नगरोटा मामले में। बिल्कुल। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी हमारे साथ है। मनीष, हमने देखा नई बात नहीं है, हमेशा दिवाली के दौरान, फेस्टिवल्स के दौरान और सर्दियों में इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से ये जैश के आतंकी करते हैं, लश्कर के आतंकी करते हैं। लेकिन इस बार उनका इरादा बड़ा था, जैसा कि दिलबाग सिंह ने भी कहा, 26/11 यानी जो एनिवर्सरी है उसमें कुछ बड़ा करने के इरादे से आए थे। लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम तमाम जर्नल से बात करते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट से बात करते हैं, उनका कहना है कि फौज को पूरी छूट है, किस तरह की तैयारी अब है? पंकज, जनरल दुआ की बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरीके से जनरल दुआ ने कहा, वो मेन मास्टरमाइंड थे सर्जिकल स्ट्राइक के, उस दौरान 15 कोर कमांडर थे वो, और ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एरिया है, खासतौर पे कश्मीर के ठीक सामने और फिर उसके बाद जम्मू के सामने के साथ साथ जो एडजॉइनिंग इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और ठीक ऊपर भारतीय सेना जिसमें ऑपरेशनल कमांड के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी वहां पर तैनात है,
पूरी छूट दी हुई है और पिन पॉइंट ऑपरेशंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल सर्विलांस का, और इस समय भारतीय सेना के पास इसकी पूरी जानकारी है। आपको जैसे हमने कल भी बताया था कि जब नगरोटा में ये एनकाउंटर हुआ उससे ठीक पहले करीबन 3 बजे के लगभग ही पाकिस्तान के सियालकोट और शकरगढ़ बर्ज की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही थी, और उसी का फायदा उठाते हुए सांबा के इलाके से, जो कि एक नाला एक पूरस बॉर्डर है, वहां से ये आतंकी आए और 3:44 पर जो ठंडा कुई एरिया है वहां पर इनको स्पॉट किया गया। पूरी तरीके से लोकेट करने के बाद इन नगरोटा के इस बस टोल प्लाजा तक लाया गया और फिर चारों तरफ से कॉर्डन लगाकर इनको इस ऑपरेशन में मार गिराया गया, और इतना ही क्लीन ऑपरेशन था जिसमें कहीं से भी कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, 10 केजी आरडीएक्स को रिकवर किया गया, 11 AK-47, एक साथ 29 हैंड ग्रेनेड, उसके अलावा 5 से 6 हैंड ग्रेनेड उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर लॉब किया था, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के करीबन 6 UVGL के ग्रेनेड, उसके अलावा मेडिसिन, और जो मोबाइल फोन था उसके अंदर पूरी डिटेल थी उस व्यक्ति की जो कि इनका ओवरग्राउंड वर्कर था, जिसने इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट के तौर पर इस ट्रक को यहां पर मुहैया करवाया था। ये ट्रक श्रीनगर RTO के अंडर रजिस्टर टीम जम्मू कश्मीर पुलिस की वहां पे गई। ये क्योंकि कॉन्स्पिरेसी इतनी बड़ी थी, इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना के चिनार कोर और साथ में CRPF ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। और अभी का डिटेल अपडेट ये है कि दिलबाग सिंह के मुताबिक जो वाइटल इंस्टॉलेशंस और साथ में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको बहुत ही सिक्योर करके सिक्योरिटी को रिव्यू करने के लिए कहा गया है, ताकि 26/11 के दिन या फिर जो डेमोक्रेटिक रोल जो इस समय DDC के चुनाव आने वाले हैं उसमें कहीं से भी आतंकी, ना ही किसी इलेक्टोरल वर्कर को, ना ही किसी चुनाव करवाने वाले। मनीष, मैं आपके पास आता हूं। जनरल दुआ, आपसे मैं जानना चाहूंगा, यानी सांबा सेक्टर से ये अंदर आए हैं और नगरोटा टोल प्लाजा पर इनका एनकाउंटर किया गया और इतनी भारी मात्रा में ये असला यानी आर्म्स एंड एम्युनिशन लेकर चल रहे थे। सवाल ये पैदा होता है, सर ये दाखिल कैसे हो जाते हैं, यानी वहां से कैसे ये यहां तक पहुंच जाते हैं? देखिए, जो टेरेन है, जो ज़मीन की वहाँ बनावट है, ऐसे लगने में लगता है कि सपाट है, लेकिन वहाँ पे रिवराइन सी टेरेन है। टेरेन में कितने ऐसे ज़मीन में इतने ऐसे फोल्ड्स होते हैं, क्योंकि हर एक कदम पर तो फौजी या BSF वाले तैनात रह नहीं सकते। तो वहाँ पर ऐसी कई जगहें हैं जहाँ से कि घुसपैठ की जा सकती है, और ये इन द पास्ट भी हुआ है। लेकिन हमारी तरफ से जो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी पैनी नज़र रखे हुए है कि हमारी इंटेलिजेंस को पता लग गया, और जैसे कि अभी आपके एडिटर कह रहे थे कि जिस तरीके से जो तालमेल आजकल बना हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहले नहीं था, लेकिन अब वो ग्रिड और पुख्ता कर दिया गया है। और जिस तरीके से उनको अब हम पकड़ लेते हैं, यानी हमारी इंटेलिजेंस पकड़ लेती है और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस एनकाउंटर का अंजाम दे पाते हैं, वो सराहनीय है। लेकिन आगे हमें ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि साउथ ऑफ पीर पंजाल जम्मू रीजन को एक्टिवेट करना ये हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है। हर साल हमेशा विंटर्स में हमेशा कोशिश होती है कि अब पासेस बंद होने से पहले जितना इन्फिल्ट्रेशन कर दिया जाए वो कर दिया जाए। इन LOC पर सीज फायर वायलेशन होती हैं, वो सीजनल चीज़ें हैं, लेकिन ये साउथ को एक्टिवेट करना और जैसे मैंने पहले कहा कि सिविलियन कैजुअलिटीज करना, ये दर्शाती है एक और एक्टिविटी की तरफ जी, जिसका हमें खास ख्याल रखना। अजय, जो बात जनरल साहब कह रहे हैं, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की हम बात करें, इंटेलिजेंस की हम बात करें, गवर्नमेंट की हम बात करें, जबरदस्त सिनर्जी, तालमेल देखने को मिल रहा है। शायद उसी का नतीजा है कि एक बड़े इरादे से जो जैश के आतंकी आए थे उनके इरादों को एक तरह से नाकाम कर दिया। बिल्कुल पंकज, इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल दुआ अभी तमाम विश्लेषण कर रहे हैं, उनसे हम और भी सवाल पूछेंगे, लेकिन एक बार फिर मैं अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि जैश ए मोहम्मद का नाम लेकर प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, और ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से आज पाकिस्तान को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी के स्तर पर घेरा जा रहा है। जैश ए मोहम्मद का नाम लेना बहुत बड़ी बात है, और ये प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरह से अब हम सिर्फ जैश ए मोहम्मद का नाम नहीं लेते, बल्कि अब हम बता रहे हैं कि हथियार और विस्फोटक कितने बड़े पैमाने पर यहाँ सामने लाए गए हैं, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया ताकि बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा सके, डिस्ट्रक्शन, तबाही मचाई जा सके, जिसे हमने निष्क्रिय किया है, थॉट किया है। ये जो तमाम बातें हैं, ये आज प्रधानमंत्री के स्तर पर जब सामने आती हैं तो इसके कई मायने निकाले जाते हैं। जनरल वैद, अगर मैं इससे समझना चाहूँ, प्रधानमंत्री के स्तर पर जब हम जैश ए मोहम्मद का नाम लेते हैं, अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बड़े पैमाने पर हथियार थे, उनको एक तरह से इसलिए लाया गया था ताकि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जम्मू कश्मीर में उसे धाराशाही करने की कोशिश की जाए। क्या संकेत दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और इसकी गंभीरता को हम कैसे लें?
सवाल मेरे से है? जनरल दुआ, हाँ जी हाँ। हाँ जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं इस बात को दोहराऊंगा कि 26/11 की एनिवर्सरी एक तरफ है, लेकिन हमें याद रहे कि 26/11 इस यानी कि 26 तारीख के बाद 28 तारीख को हमारे यहाँ इलेक्शंस हैं, और जब से आर्टिकल 370 का डेलीशन हुआ है उसके बाद ये एक पहले मेजर लेवल के इलेक्शन है, डिस्ट्रिक्ट डीडीसी के जो इलेक्शन हैं जी। और इसमें हम जानते हैं कि पॉलिटिकली क्या सरगर्मियां चल रही हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल रही हैं और वगैरह वगैरह। तो और आपने देखा होगा कि जब पंचायत इलेक्शन हुए थे 2019 में, तो वो पंचायत इलेक्शंस में कुछ पार्टीज ने उसको बॉयकॉट किया था। सो पॉलिटिकल सरगर्मियां जो इस इलेक्शंस को लेकर के हैं, वो जैसे कि अभी कुछ लीडरों ने भी कहा, क्या ये रेफरेंडम नहीं है? मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं, इस बात की तरफ संकेत कर रहा हूं कि ये जो पॉलिटिकल इलेक्शंस हैं, ये खाली डीडीसी के इलेक्शंस नहीं है, ये कुछ और संकेत भी देते हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस को डिसरप्ट करना, ये वेस्टेड इंटरेस्ट, और इसमें जैसे कि आपने कहा, आपने ठीक कहा कि जैश का काम है, ये सिर्फ अंदरूनी टेररिस्ट नहीं है जो हमारे ये कर रहे हैं, ये क्योंकि हमारा एडवर्सरी पाकिस्तान चाहता है कि ये इलेक्शंस ना हो। डीप स्टेट ये चाहती है कि ऐसे इलेक्शंस को डिस्टर्ब किया जाए, वेस्टेड इंटरेस्ट चाहते हैं कि इलेक्शंस को डिस्टर्ब किया जाए, और साथ ही साथ 26/11 की एनिवर्सरी, ये सब मिलाते हुए, ये सब इनको इकट्ठा देखते हुए इस टाइम पर ऐसी एक्टिविटीज को कॉज करना, ये उनका बिल्कुल जाहिर है कि एम रहा है, और इसीलिए हमारी लीडरशिप। एक और सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश की जाती है तो जैश ए मोहम्मद का रिक्रूटमेंट बड़े पैमाने पर होता है और ये ऑपरेशन जैश ए मोहम्मद के जरिए अंजाम दिया जाता है। आपने कई ऐसे ऑपरेशंस अपने सामने देखे हैं, पठानकोट का भी, और उसके साथ साथ आपने सीमा पार ऑपरेशन भी अपने मातहत करवाया है। ये बताइए कि जैश की महारत क्या है, क्यों जैश पर इतना भरोसा करता है पाकिस्तान का डीप स्टेट, और खास करके पाकिस्तान का वो तंत्र जो आतंकवाद को फैलाता है? देखिए, टेरर ग्रुप्स होते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं जो आज के दौर में जो टेरर ग्रुप एक्टिव हैं, एचएम को अंदरूनी माना जाता है, यानी कि मेजरली वो इंडियन टेररिस्ट हैं। एलईटी और जैश जो बाहर से आते हैं, उसमें जैश की, जैसे आपने पूछा, उसका सीधा जवाब ये है कि जैश की खासियत मानी जाती है, या अगर यूं या कहें कि उनकी जो स्पेशलिटी है वो है ये सुसाइड टेररिज्म। आप देखेंगे जितने भी सुसाइड टेरर अटैक्स हुए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा ये जैश के टेररिस्ट पाए गए हैं। मैं आपने जैसे पठानकोट की बात की है, और जितने भी हम पुराने सुसाइड टेरर अटैक्स ले लें, तो जैश को ये माना जाता है कि जैसे एक किस्म से अब जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाल है, जिसमें कि वो हर खतरा उठाने को तैयार हैं, वो हमेशा जैश को फेंकना चाहते हैं, जैश को आगे लॉन्च करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं ये एक इंडिकेशन है इस बात का कि जैश को लॉन्च करना, इस इतने पैमाने पे साथ में असला और सामान भेजना, और मैं तो ये कहूँगा एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट कि अगर ये आज एक ग्रुप पकड़ा गया है तो इसका मतलब हमें इस बात पे हमें कॉम्प्लिसेंट नहीं होना चाहिए, और यकीनन कि एजेंसीज या फोर्सेस कॉम्प्लिसेंट नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अकेला ग्रुप हो, इसके बाद या इसके पहले और भी होंगे जिसके ऊपर की हमारी नजर होगी या आगे हमें एक्शन। बिल्कुल, जैसे मनीष जनरल साहब कह रहे हैं हमें कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है, यानी हमें जो तैयारी है, इंटेलिजेंस जिस तरीके से काम कर रही है उसको बाकायदा बनाए रखना है आगे भी। पंकज, इसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में समझाऊं, जनरल दुआ भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि मौलाना मसूद अजहर, मौलाना असगर रऊफ जो कि सेकंड इन कमांड है जैश ए मोहम्मद का, बहावलपुर में बेस है, उसके बाद मौलाना असगर तलहा जो कि मौलाना मसूद अजहर का भाई है, और उसके बाद मौलाना असगर कश्मीरी जो कि लॉन्च कमांडर है, मुजफ्फराबाद बेस है, और यही इन सभी आतंकियों को चाहे अफजल गुरु फिदाइन स्क्वाड के तौर पर समझ लें या फिर फिदाइन दस्ते के तौर पर इन्फिल्ट्रेशन करवाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के सीधा संपर्क में रहता है। लश्कर तौयबा को, क्योंकि हाफिज सईद को इंटरनेशनल फोरम पे ये दिखाना चाहते हैं कि हाफिज सईद पूरी तरीके से उनके शिकंजे में है, इसीलिए लश्कर तौयबा को बैकफुट पर रखकर इस समय ये अम्ब्रेला ग्रुप के तौर पर आतंकी जैश ए मोहम्मद को फिदाइन दस्ते के तौर पर भारत में इन्फिल्ट्रेट करवा रहे हैं, और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। जो पिछले दिनों 170 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिसमें लोकल टेररिस्ट के साथ साथ जितने भी पाकिस्तानी टेररिस्ट थे उसमें सबसे ज्यादा संख्या
जो 75 के लगभग है पाकिस्तानी टेररिस्टों में, वो जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की है। इनका जो मनी फ्लो ओवर वॉइसिंग के जरिए जो टेरर फंडिंग का नेटवर्क है वो काफी स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए एनआईए को इन्वॉल्व किया गया और एनआईए ने इसको पूरी तरीके से ब्रेक किया। प्रधानमंत्री का ये मैसेज, मनीष, आपने अभी एनआईए का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि जनरल दुआ से हमें ये समझना चाहिए कि इस बार जो इंटेलिजेंस इनपुट हमें मिला इसमें क्या नयापन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले इस तरह के आतंकी हमले करने की साजिश नहीं रची जाती थी, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाए हमने इसे पकड़ लिया। ऐसा हम पुलवामा में नहीं कर पाए थे, लेकिन आज कर पाए। कितना बदला है हिंदुस्तान पुलवामा के आतंकवादी हमले से आज तक के बीच में, खास करके इंटेलिजेंस के संदर्भ में। जनरल दुआ, इसमें मेरी पर्सनल राय ये है, मेरी पर्सनल व्यू ये है कि हमेशा एजेंसीज के बीच में तालमेल रहा है, लेकिन जब से आर्टिकल 370 का डाइल्यूशन हुआ है पिछले साल डेढ़ साल में, हम देख रहे हैं कि ये और पुख्ता होता गया है, ये और स्ट्रेंथन हुआ है। मैं तो यूं कहूंगा कि शायद अब इसमें कोई पॉलिटिकल लेवल पे कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं रही, बल्कि इसमें एजेंसीज को एक किस्म से खुली छूट दी गई है। खुली छूट के बारे में आपने भी कहा, आर्मी को हमेशा एक खुली छूट होती है, लेकिन हर एजेंसी, हर फोर्स को कुछ एक बंदिशें होती हैं। अब वो बंदिशें नहीं रही, और जिस तरीके से अब एडमिनिस्ट्रेशन है, अब एक यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन है, और तो इससे उनको काफ़ी स्ट्रेंथ मिली है, और वो स्ट्रेंथ एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह बन के सामने आ रही है। आप देखेंगे कि इस साल भर में, पूरे साल में अगर हम देखें, लॉकडाउन में रहा है मोस्ट ऑफ द ईयर, लेकिन इस साल में उनकी सीज फायर वायलेशंस पाकिस्तान की तरफ से 4100 के करीब हो चुकी हैं। यानी सीज फायर वायलेशंस कितनी बड़ी हैं, उनके अटेम्प्ट्स। लेकिन आप देखें कि पूरे हिंटरलैंड में इस बार टेररिस्ट कंट्रोल, वायलेंस पे कंट्रोल कितना अच्छा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस का। ओवरऑल घटनाएं कम हुई हैं, ओवरऑल अगर आप देखें पथराव की घटनाएं कम हुई हैं। तो ये सब चीजें इस बात को दिखाती हैं कि अब हमारा कंट्रोल और आपस का जो समन्वय है वो बेहतर ही होता जा रहा है, जो कि एक मेरी समझ से एज ए मिलिट्री मैन बहुत अच्छी बात है। देवेंद्र, जो बात जनरल दुआ कह रहे हैं वो लगातार ये बात करें कि हमें कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है। सवाल यह है कि अब डीडीसी इलेक्शंस हैं, तो खतरा अभी टला नहीं है। अभी जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री की, जिसमें गृह मंत्री, एनएसए और फॉरेन सेक्रेटरी शामिल थे, क्या कुछ उससे निकल कर आया बाहर? यह पंकज, आज की जो बैठक बुलाई गई थी उसका मुख्य मकसद यही था, कोई चेस्ट थम्पिंग के लिए वो बैठक नहीं थी, बल्कि वो बैठक इस लिहाज से थी कि एक घटना को हमने न्यूट्रलाइज किया है और क्या क्या इनपुट्स है और हमें क्या करना चाहिए। जाहिर तौर पे वो सारे डिटेल्स साझा नहीं किए जा सकते, सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, लेकिन हमारे सोर्सेज का ये कहना था कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा चौकन्नी है और सुरक्षा एजेंसियों को बार बार जो भी इंफॉर्मेशन है इंटेलिजेंस के मार्फत कैसे तेज़ी से पहुँचे, ये बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए सरकार बार बार सलाह भी दे रही है। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से सरकार को पता है कि जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है उस बात को लेके किस प्रकार से उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश पाकिस्तान करेगा, या फिर जम्मू कश्मीर के जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स है वो किस प्रकार से उसमें माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सरकार को पता है और इसलिए सरकार ज़्यादा चौकन्नी है। सरकार की तरफ से आप देखें तो एक बार वहाँ पर कैंडिडेट जब अपना नॉमिनेशन कर लेते हैं उसके बाद से ही उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियाँ उठा लेती हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से सुरक्षा को लेकर जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो किया जा रहा है, ताकि डीडीसी इलेक्शन किसी प्रकार से वहाँ पर डिस्टर्ब ना हो। और जिस प्रकार से 4 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, सीधे से सरकार का ये मानना है कि ये भी एक कोशिश थी कि एक तबाही किया जाए उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए। चलिए, देवेंद्र पराशर, मनीष प्रसाद, अजय कुमार और जनरल दुआ, आप हमारे साथ बने रहे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।